हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का दूसरे चैप्टर का। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सेल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं या सेल नोटेशन कैसे करते हैं। कई सारी सेलों के रिप्रेजेंटेशन को हम लोगों ने लिखा था, कई सारी सेलों का नोटेशन लिखा था। सेल नोटेशन हम लोगों ने लिखा और हम लोगों ने ये भी देखा कि जो गैल्वेनिक शेल है, गैल्वेनिक शेल कैसे वर्क करती है और अगर वोनियम कॉन्सेंट्रेशन पर उसके इलेक्ट्रोलाइट्स लिए जाएं तो कितना पोटेंशियल वो प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि एक गैल्वेनिक शेल के कितने पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का क्या क्या काम होता है। हम लोगों ने साल्ट ब्रिज का फंक्शन भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड EMF of the galvanic cell। किसी भी गैल्वेनिक सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और EMF क्या होता है, इस चीज को हम लोग जानेंगे। EMF और सेल पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सेल पोटेंशियल किसे कहते हैं और EMF किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है। बहुत माइन्यूट सा अंतर है, बहुत छोटा सा अंतर है सेल पोटेंशियल और EMF में। EMF जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं और सेल पोटेंशियल जो कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों हाफ सेल्स के पोटेंशियल्स का, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी इन चीजों को जानने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानें। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जानने के लिए एक बार फिर से हम लोग एक गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक गैल्वेनिक सेल बनाते हैं। मान लेते हैं कि हमने कॉपर और जिंक का सेल बनाया, ये कॉपर और जिंक का सेल है। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, यहाँ पे हमने लगाया जिंक का इलेक्ट्रोड और यहाँ पे हमने क्या लगाया, यहाँ पे हमने लगाया कॉपर का इलेक्ट्रोड। इसके अंदर जो हमने फिलअप किया ये था जिंक सल्फेट और इसके अंदर जो हमने फिलअप किया ये था कॉपर सल्फेट। साल्ट ब्रिज से हमने सल्फेट को कंप्लीट कर दिया और इन दोनों को हमने जोड़ दिया एक वोल्टमीटर से। वोल्टमीटर पे हमें पता चला कि 1.10 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। अभी हमें देखना क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जानने के लिए हम लोग एक हाफ सेल लेते हैं, कोई भी एक हाफ सेल ले लेते हैं और इस हाफ सेल के अंदर एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट भर लेते हैं। सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट भरने के बाद यहाँ पे हम लोग एक इलेक्ट्रोड लगा लेंगे, जो भी सुटेबल इलेक्ट्रोड हो, कोई भी इलेक्ट्रोड लगा सकते हैं, कॉपर लगा ले या जिंक लगा ले या सिल्वर का इलेक्ट्रोड लगा ले, कोई भी हम लगा ले। एक मेटल का इलेक्ट्रोड होगा, ये मेटलिक इलेक्ट्रोड हमने इसमें लगाया। तो अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या संभावनाएं हैं, यहाँ पे तीन सिचुएशंस आती हैं। क्या क्या तीन सिचुएशंस आती हैं? सबसे पहली सिचुएशंस ये आती है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स में जो आयंस होंगे वो आयंस इस मेटलिक इलेक्ट्रोड से टकराते हैं। लेकिन मान लें कि इनके टकराने की वजह से इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन एक आती है जिसमें क्या होता है कि जब ये आयंस टकराएंगे तो ऐसी कंडीशन में ये जो मेटल की रॉड है, जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड आयनों में कन्वर्ट होने लगता है। जो मेटल्स है वो मेटलिक आयन में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि ये एक मेटल है यम, तो यहाँ पे एक प्रोसेस क्या हो रहा है कि यम कन्वर्ट हो रहा है यम प्लस यन आयन में और यन इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। तो ये यन इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो इसी रॉड के अंदर रह जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे केवल यम प्लस यन आयन आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब रह जा रहे हैं तो इसका कैरेक्टर कैसा हो जाएगा, डेफिनेटली नेगेटिव हो जाएगा। तो जो ये सॉल्यूशन है
इस सोल्यूशन में जो है वो M+N आयन आ रहा है, तो ये सोल्यूशन जो होगा वो पॉजिटिव हो जाता है। एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरी कंडीशन एक और मिलती है कि अगर मान लो कि जो मेटल इलेक्ट्रोड लगा हुआ है इसके अंदर, जो मेटल की रॉड हमने लगाई है, इस मेटल रॉड और इसके इलेक्ट्रोलाइट्स में जो आयंस हैं, इन आयन इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस हैं, ये आयंस मान लो M+N आयन है, N इलेक्ट्रॉन लेकर के ये M में कन्वर्ट हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन पर ये जो मेटल रॉड होगी वो मेटल रॉड क्या करेगी, जो इसके आयंस होंगे उसको अपने ऊपर डिपॉजिट करने लगती है। तो जब इसके ऊपर मेटल आयंस जो है वो रिड्यूस होकर के डिपॉजिट होने लगते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाती है, तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तीन सिचुएशन आती है। पहली सिचुएशन में हम लोगों ने क्या देखा, पहली सिचुएशन में देखा कि ना तो मेटल रॉड इलेक्ट्रॉन निकाल रही है और ना ही जो उसके सेपरेटिंग सॉल्यूशन है, जो उसका इलेक्ट्रोलाइट्स है, ना तो उसके आयंस जो है वो इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहे हैं, यानी ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ना ही रिडक्शन हो रहा है। दूसरी सिचुएशन में हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, जिसमें मेटल रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉनों को लूज कर रही है। तो मेटल रॉड जो हो रही है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रही है, तो जो उसका इलेक्ट्रोलाइट होगा वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे इस सेल को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखना है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मेटल रॉड जो है वो नेगेटिव हो रही है तो सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया। तीसरी कंडीशन में जहां पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, मेटल रॉड पॉजिटिव हो रहा है, तो उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिव हो जा रहा है। तो अगर इन दोनों सिचुएशंस में देखें तो देयर इज अ चार्ज सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड देयर इलेक्ट्रोलाइट। तो जो चार्ज सेपरेशन हो रहा है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स में, इसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो किसमें, मेटलिक इलेक्ट्रोड और जो इलेक्ट्रोलाइट है इनके बीच में चार्ज सेपरेशन की वजह से सेटअप होता है, तो इसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो इस चीज को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ चीजें नोट कर लेंगे। सबसे पहली चीज क्या कि मान लेते हैं हमारे पास एक जो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट भरा और क्या किया, इसमें एक मेटलिक रॉड लगा दी। एक मेटलिक रॉड लगाई तो इसमें क्या हो रहा है, मेटल आयन जो इसके अंदर है वो मेटल आयन कोलाइड तो करता है इस इलेक्ट्रोड से, लेकिन इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है। तो सबसे पहली सिचुएशन है कि मेटलिक आयन, मेटल आयंस collide with the metal electrode but do not undergo any change, लेकिन इनके अंदर कोई चेंज नहीं होता है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि जिसमें मेटल आयन जो है वो इलेक्ट्रॉनों को लूज करता है, यानी मेटल आयंस passes from electrode to the solution due to which electrode acquire negative charge and solution acquire positive charge, तो इनके बीच में एक चार्ज सेपरेशन हुआ। जो चार्ज सेपरेशन होता है इसको हम लोग कहते क्या है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो इन दोनों के बीच में चार्ज सेपरेशन हो रहा है, यानी जो इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट यानी जो सॉल्यूशन है इनके बीच में जो चार्ज सेपरेशन हो रहा है, इस चार्ज सेपरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर।
और तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन में क्या हो रहा है? तीसरी कंडीशन में जो प्रोसेस हो रहा है वो तो रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, यानी मेटल आयंस जो सॉल्यूशन के हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो मेटल आयंस इन द solution gain electron and deposited at the metal electrode, due to which metal electrode acquire positive charge and solution become negative। तो इनके बीच में भी एक चार्ज सेपरेशन हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रोड और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इन दोनों के बीच में जो चार्ज का सेपरेशन होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो अब हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं, क्या चीज है कि द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज होगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कि द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस set up between the electrode and its solution due to the charge separation, is called इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है किसके किसके बीच में? बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोड और इसके सॉल्यूशन के बीच में। किसकी वजह से? ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, चार्ज में सेपरेशन की वजह से। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। अब आइए, चूंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो पर्टिकुलर एक हाफ शेल में सेटअप होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो सेटअप होता है वो पर्टिकुलर एक हाफ सेल में सेटअप होता है। और हम लोगों ने पढ़ा क्या कि किसी भी गैल्वेनिक शेल के अंदर दो हाफ सेल्स लगी होती हैं। तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा ये भी दो प्रकार का होगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के होंगे। पहला कौन सा? पहला होगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहला जो होता है वो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? देखो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि एक हमने सेल लिया जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाला और इसमें हमने लगाया क्या? इसमें हमने एक मेटलिक रॉड लगाई, इलेक्ट्रोड लगाया। अगर ये मेटलिक रॉड अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है? निकालती है, इलेक्ट्रॉन निकालती है। तो अगर यहाँ पे कोई भी मेटल का लगा हुआ है तो M+N आयन बनाएगा। M+N आयन बनाता है ये, M+N आयन।
तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसी रॉड के ऊपर डिपॉजिटेड होंगे, ये कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। और जो सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन एक्वायर करेगा कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्रोसेस क्या हो रहा है कि m जो है m+n आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है कितने, n इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है तो इन दोनों के बीच में जो चार्ज सेपरेशन होगा, जिससे एक पोटेंशियल क्रिएट होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा इन दोनों के बीच में, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन, to lose electron or get oxidized is called oxidation electrode potential। दूसरी कंडीशन, अगर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो डेफिनेटली क्या हो रहा होगा, m से m+n आयन का फॉर्मेशन और n इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो निकल जा रहे होंगे। दूसरा जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्या चीज है, यानी अगर किसी भी इलेक्ट्रोड के अंदर इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की टेंडेंसी है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, उसके सॉल्यूशंस के आयन इलेक्ट्रॉनों को गेन करके उसके इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहे हैं, डिपॉजिटेड हो रहे हैं, यानी द इलेक्ट्रोड हैज टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। इलेक्ट्रोड के अंदर रिड्यूस होने की टेंडेंसी अगर है तो उस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा उसी को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो द tendency of an electrode to gain electron or get reduced is called reduction electrode potential। इसी को रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे जो प्रोसेस हो रहा होगा वो ये m+n आयन n इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिड्यूस हो रहा है m के अंदर, यानी ये मेटल में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल सेटअप होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। इसे रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। लेकिन मॉडर्न कन्वेंशन के आधार पर हम लोग किसी भी सेल के अंदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को नजर नहीं करते हैं। जो भी हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है या सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है या ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है, तो ऑल दीज थिंग्स आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल। हम लोग सबको रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में ही लिखते हैं। तो जो भी हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते हैं वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है। जैसे इसके पहले लेक्चर में हमने बताया था कि कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है +0.34 वोल्ट, और हमने बताया था क्या कि सिल्वर का है +0.80 वोल्ट। ये दोनों चीजें, यानी अगर देखा जाए इन दोनों को तुलना किया जाए तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है वो दूसरे वाले से जिसका ज्यादा है उसकी तुलना में ऑक्सीडाइज होने की क्षमता ज्यादा रखता है, जबकि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा इसका मतलब उसके अंदर रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो इसके अंदर सिल्वर और कॉपर में अगर कंपेयर करें तो कॉपर के अंदर सिल्वर की तुलना में रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है। तो अगर रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है इसका मतलब उसके अंदर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और सिल्वर के अंदर रिड्यूस होने की टेंडेंसी कॉपर की तुलना में ज्यादा है, तो इसका मतलब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी जो है वो कैसी होगी, कम होगी।
तो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग और मॉडर्न कन्वेंशन के आधार पर सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को हम लोग उसके रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। कभी भी हम इसको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के रूप में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो आज जो कन्वेंशन है वो हॉफ सेल रिएक्शंस को हमेशा रिडक्शन सेल पोटेंशियल्स के रूप में लिखा जाता है, इसको ऑक्सीडेशन सेल पोटेंशियल्स के रूप में नहीं लिखा जाता है। तो इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज है? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो वह पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन के बीच में चार्ज सेपरेशन की वजह से सेटअप होता है। तो अगर ऑक्सीडेशन है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा होगा? ऐसी कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड होगा वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहा होगा और उसका सॉल्यूशन जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा होगा। अगर रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है तो वहां पे जो इलेक्ट्रोड होगा वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा होगा, जबकि जो सॉल्यूशन होगा वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहा होगा। अब बारी आती है कि हम लोग पढ़ें सेल पोटेंशियल किसे कहते हैं, सेल पोटेंशियल क्या चीज होता है। तो जानेंगे अब सेल पोटेंशियल और उसके बाद ईएमएफ। सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल किसे कहते हैं? तो सेल पोटेंशियल क्या होता है इस चीज को हम लोग जान लें। देखो, एक गैल्वेनिक सेल हमने फिर लिया, जिंक और कॉपर सेल, यहां हम लोगों ने भर दिया क्या? जिंक सल्फेट, और यहां क्या भरेंगे? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट भर दिया, दोनों का कंसंट्रेशन कितना है? 1 ये भी क्या है? 1 ZnSO4 और 1 CuSO4। इसमें हमने लगाई एक जिंक की रॉड और इसमें लगाई हमने क्या? कॉपर की रॉड। ये क्या हो गया? कॉपर रॉड। और ये क्या हो गया? जिंक रॉड। जिंक रॉड। अभी इसमें हमने क्या एक लगाया? साल्ट ब्रिज। आपको हम पहले बता चुके हैं साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है। और अब हमने इसको वायर के थ्रू क्या किया? एक वोल्ट मीटर से इसको हमने जोड़ दिया, वोल्ट मीटर से जोड़ दिया। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या बात किया कि एक सेल के अंदर उसके इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो चार्ज सेपरेशन होता है उससे एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है, जिसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमें पता है कि इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है। इसमें Zn से Zn+2 का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। हमें इसमें भी पता है कि क्या हो रहा है, Cu+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और Cu में कन्वर्ट हो रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन हाफ सेल है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा और यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल होगा। अब इन दोनों पोटेंशियल्स को लेकर के अगर हम लोग देखें तो कंप्लीट सेल का सेल पोटेंशियल क्या होगा? तो दोनों हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, दोनों हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसी को हम सेल पोटेंशियल कहते हैं। यानी एक सेल के अंदर जो दोनों हाफ सेल्स लगी हुई हैं, प्रत्येक हाफ सेल का अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। उन दोनों हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम सेल पोटेंशियल कहते हैं। तो सेल पोटेंशियल क्या चीज है? सेल पोटेंशियल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? सेल पोटेंशियल इसको हम लोग कैसे डिफाइन करें? तो द पोटेंशियल डिफरेंस, the potential difference between the electrode potential of a cell between the electrode potential of the two half reactions, between the two half cells constituting an
electrochemical cell is called cell potential। इसी को हम लोग शेल पोटेंशियल कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड एज ई शेल। इसको हम लोग ई शेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेल पोटेंशियल क्या है? The potential difference between the electrode potentials of the two Hopf cells constituting an electrochemical cell। दोनों Hopf cells जो मिलकर के एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बना रहे हो, इन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम सेल पोटेंशियल कहते हैं। तो अगर देखेंगे तो ये क्या चीज है? ये राइट हैंड साइड की सेल है, इसका हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लेते हैं ER और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लेते हैं कितना? EL। तो ऐसी कंडीशन में हम E सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं। E सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा? ER माइनस EL। राइट साइड में हमेशा क्या लगा होता है? राइट साइड में हमेशा लगा होता है क्या? कैथोड। और लेफ्ट साइड में क्या लगा होता है? एनोड। आपको पता है कैथोड कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और एनोड कौन सा होता है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो क्या ER को हम लिख सकते हैं E कैथोड माइनस E एनोड, ये लिख सकते हैं। अब दूसरी चीज और हम लोग कर सकते हैं कि जो कैथोड होता है, कैथोड पे कौन सा काम हो रहा है? रिडक्शन का। तो एनोड पे कौन सा काम हो रहा है? ऑक्सीडेशन का। तो हम लिख सकते हैं कि E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आइए देखते हैं, इसी का देख लेते हैं जो हम लोग कॉपर और जिंक सेल बनाते हैं। जिंक और कॉपर सेल जो हम लोगों ने बनाया, इस जिंक और कॉपर सेल का सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करें? तो देखो यहाँ पे जो ER होता है, ये हम लोगों ने देखा था कि 0.34 वोल्ट होता है। और EL जो होता है हम लोगों ने देखा था क्या कि ये माइनस 0.76 वोल्ट होता है। तो इसके लिए E सेल कितना होगा? तो E सेल इक्वल टू ER माइनस कितना? EL। ER कितना है? 0.34 वोल्ट माइनस EL कितना है? माइनस 0.76 वोल्ट। अगर इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो 0.34 वोल्ट माइनस माइनस कितना? प्लस 0.76 वोल्ट इक्वल टू कितना हो गया? 1.10 वोल्ट। और वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन पे हम लोगों ने इसके पहले ही वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे जो पोटेंशियल प्रोवाइड होता है वो 1.10 वोल्ट होता है। तो इस तरह से एक गैल्वेनिक शेल जिसमें जिंक और कॉपर के हाफ सेल्स लगे हुए हैं, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को मिलता है 1.10 वोल्ट मिलता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग सेल पोटेंशियल कहते हैं। इसी को हम लोग सेल पोटेंशियल कहते हैं। एक चीज और यहाँ पे जानने की है, वो ये कि कहीं कहीं पे आप लोगों को इस तरह से लिखा हुआ होगा कि E नॉट सेल। तो E नॉट सेल क्या है? दिस इज द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है सेल पोटेंशियल की, जो वैल्यू एक्यूरेट होती है, जो स्टैंडर्ड होता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? E नॉट R माइनस E नॉट L, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है जो हमने अभी कैलकुलेट करी है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से थोड़ा सा डिफर होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू जो होगी वो E नॉट R माइनस E नॉट L के बराबर। और इन दोनों को घटा करके जो हमको मिलेगा वो E नॉट सेल मिलेगा, यानी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मिलता है। तो ये आप सेल पोटेंशियल इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरह से हम लोग सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी हम लोगों को एक चीज देखनी है जिसको हम लोग कहते हैं EMF। तो EMF क्या चीज होता है? EMF किसे कहते हैं? तो EMF क्या होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? तो देखो, जब कभी कोई भी सेल ऐसी सिचुएशन में होती है जिसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है, उसकी सर्किट में या तो नेग्लेबल करंट होता है या
बहुत माइन्यूट होता है जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, या फिर करंट फ्लो होता ही नहीं है। तो उस सिचुएशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल डिफरेंस आता है, उसी को हम लोग ईएमएफ कहते हैं। यानी ईएमएफ जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द सेल पोटेंशियल, बट व्हेन, लेकिन कब? तब जब कि उस सेल के सर्किट में कोई भी करंट फ्लो ना कर रहा हो, यानी उस समय जब सेल जो है वो रेस्ट में, जब सेल रेस्ट में हो। जैसे मान लो कि एक सिंपल सी सेल की बात करें जो हम लोग ड्राई सेल का यूज करते हैं। ड्राई सेल, अगर ये ड्राई सेल ऑपरेटेड नहीं किया जा रहा है तो इसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो वैल्यू आता है 1.5 वोल्ट, ये इसका ईएमएफ होता है। लेकिन अगर सेल को ऑपरेट करा दिया जाए, सेल काम करने लगे, उस समय इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसका क्या कहलाएगा? सेल पोटेंशियल कहलाएगा। तो ईएमएफ किससे कहेंगे? क्या चीज होगी ईएमएफ? ईएमएफ क्या चीज होगी? कि द पोटेंशियल डिफरेंस, the potential difference between two electrode of the cell when either no or negligible current is allowed to flow in the circuit। जब या तो उस सर्किट के अंदर नेग्लिजिबल करंट हो, यानी जिसको हम कैलकुलेट ना कर सके, नॉन कैलकुलेटेबल हो, या फिर उसके अंदर सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो ना कर रहा हो। तो ऐसी सिचुएशन में जो उन दोनों सेलों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग ईएमएफ कहते हैं, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो एक ड्राइविंग फोर्स होता है जिसके थ्रू सर्किट के अंदर सारी फ्लुएंसी कंटिन्यू होती है। तो ईएमएफ तब कैलकुलेट करेंगे व्हेन सेल इज नॉट वर्किंग, जब सेल काम नहीं कर रही। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि वो कौन सी टेक्निक है जिस टेक्निक के द्वारा हम इन हाफ सेल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कोई भी सेल जिसके एक हाफ सेल को सेपरेट कर लिया जाए उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना पॉसिबल है? तो अगर देखा जाए तो किसी भी सेल के अंदर अगर उसके एक हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। हम तब तक किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमें उस सेल का सेल पोटेंशियल और उसके एक हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता ना हो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नई टेक्निक आई जिसको हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स के द्वारा हम लोग किसी भी एक हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या चीज है, इस चीज को हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग इस चीज को प्रिपेयर करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि जो लोग अपने घरों पे हैं और किसी भी संसाधनों से अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो उन लोगों को भी ये चीजें सुलभ हो सके और वो घर पे बैठ के अपनी पढ़ाई कर सके। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना।
थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धो ना, लेट्स रोको कोरोना। थोड़ी केयर तो करो ना, थोड़ी